कैपिटल गेन्स के जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट में, वो नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के लिए एक बेसिक लेवल तक सेम है। बिना इसे बेसिक लेवल तक सेम है, इसका मतलब ये है कि क्या क्या एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, किस साल में वो टैक्स होगा। कैलकुलेशन का मैकेनिज्म कुछ केसेस में डिफरेंट हो सकता है, बट काफ़ी हद तक ये दोनों प्रोविज़न जो हैं सेम एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आपने अपने आईपीसीसी में इनकम टैक्स का कैपिटल गेन पढ़ा है, तब आपको ये कैपिटल गेन समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने फाइनल में भी इनकम टैक्स के पेपर की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, देन प्रिपेयरिंग दिस इज इवन गोइंग टू बी मच मोर easier for you. Now, when would the capital gain arise? ये तो हम सभी जानते हैं। कैपिटल गेन कब अराइज होता है? अगर कोई कैपिटल एसेट है, उसको ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने पे कोई गेन्स हो गए तो। अगर गेन्स हो गए तो किस साल में टैक्सेबल होते हैं? उस साल में टैक्सेबल होते हैं जब ट्रांसफ़र होता है। इसमें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, ट्रांसफ़र की डेफिनेशन, ये सब जो हैं वो सेम अप्लाई करती है जो आपने नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा हुआ है। बट इसी चीज़ को एक बार हम दोबारा देखते हैं कि हाउ डज इट अप्लाई व्हेन द सेलर इज अ नॉन रेजिडेंट। ऑफ कोर्स देयर आर चेंजेस, दैट इज व्हाई दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेपरेट पेपर। अगर सेम ही होता तो ये सब दोबारा से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। सो व्हाट इज द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स? किस साल में कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे और कब टैक्स होंगे, ये सेक्शन 45 में हमें एक्सप्लेन किया गया है। चलिए सेक्शन 45 देखते हैं। सेक्शन 45 प्रोवाइड्स दैट एनी प्रॉफिट्स और गेन्स arising from transfer, 1, 2, let me just mark these points and then I will explain to you why I'm doing that, of a capital asset effected in the previous year. Effective in the previous year मतलब जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का, मतलब ये इफेक्ट कब दिया गया है इस ट्रांसफ़र को? फ्रॉम 1st of April 2016 to 31st of March 2017 shall be chargeable to income tax under the head capital gain। अगर आपके कोई प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं, किस चीज़ से? ट्रांसफ़र से। किस चीज़ का ट्रांसफ़र? एक कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र। वो गेन्स दे शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसका जो टैक्स है आपको वो कैपिटल गेन्स के हेड में देना पड़ेगा, एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। ये किस साल की इनकम ट्रीट करेंगे? उस साल की जब ट्रांसफ़र हुआ। अगर ट्रांसफ़र 16-17 में हुआ है तो इनकम फाइनेंशियल ईयर 16-17 या असेसमेंट ईयर 17-18 में ही कंसिडर करेंगे, सिर्फ इसलिए कि पैसे इसके 31 मार्च के बाद आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी टैक्सेशन भी जो है वो नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो जाएगी, नहीं। अगर ट्रांसफ़र 16-17 में हुआ है तो टैक्स 16-17 में ही लगेगा। अगर ट्रांसफ़र 17-18 में होगा तब ट्रांसफ़र के ऊपर टैक्स जो है वो 17-18 में लगेगा। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? देयर शुड बी प्रॉफिट्स और गेन्स, देयर शुड बी अ ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? इसकी अलग से डेफिनेशन है, हम लोग सेपरेटली इसको देखेंगे। ट्रांसफ़र किसका होना चाहिए? कैपिटल एसेट का। कैपिटल एसेट की भी अलग से डेफिनेशन है, हम उसको भी देखेंगे ये समझने के लिए कि कैपिटल एसेट क्या होता है। अगर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैपिटल एसेट है, अगर वो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में क्वालिफाई करता है और कोई प्रॉफिट्स और गेन्स हैं इस ट्रांसफ़र के, देन इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर ये कैपिटल एसेट नहीं होता, मान लीजिए कोई बिजनेस एसेट है जिसे स्टॉक इन ट्रेड, देन इट इज़ नॉट चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन। अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ओनरशिप कंटिन्यू करती रही, सिर्फ आपने किसी को यूज़ करने के लिए दिया एसेट, देन इट इज़ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। इट माइट बी बिजनेस इनकम,
it is only when all these conditions are satisfied that there will be taxation under the head capital gains. So in other words, what are the conditions which should be satisfied? There should be a capital asset. If it is not a capital asset, it might be taxable under some other head, not under the head capital gains. The capital asset should have been transferred. अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है then obviously capital gain नहीं है. The transfer should have been effected in the previous year. अगर 16-17 में टैक्स करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र को इफेक्ट उस 16-17 में ही मिलना चाहिए. There should be profits or gain arising on transfer of such capital asset. अगर लॉस भी होता है even that is taxable under the same head. No capital gain will arise when such gains are exempt under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA. ये बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ पर अगर आपको कैपिटल गेन होता है किसी स्पेसिफाइड एसेट से, अगर आप उनको री इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर कुछ कंडीशंस होती हैं हर एक सेक्शन में वो सेटिस्फाई कर देते हैं, तो इवन दो इन प्रोविजंस को लगाने के बाद आपका कैपिटल गेन था, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ फॉरेन कंपनी or even a non-resident who is not a foreign company is also liable to capital gains tax in India. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रेजिडेंट्स को ही होता है. On gains arising from transfer of a capital asset situated in India. ये हमने if you remember डिस्कस किया था सेक्शन 9 के कॉन्टेक्स्ट में कि ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी और कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया पे अगर कोई गेन्स होते हैं दे विल ऑल्सो बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, वेदर सच ट्रांसफर इज मेड टू अ नॉन रेजिडेंट और अ रेजिडेंट. तो एक नॉन रेजिडेंट जो है, मान लीजिए ही हैज़ सम कैपिटल एसेट इन इंडिया. हो सकता है ये नॉन रेजिडेंट वो सेम कैपिटल एसेट उठा के किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेच दे, जिसका एक फेमस केस क्या है, जैसे हच ने अपना इंडिया का टेलीकॉम बिजनेस जो था वो वोडाफोन को बेच दिया था. राइट एक वो डिस्प्यूट है कि वेदर इट इज़ अ कैपिटल एसेट इन इंडिया और नॉट, बट मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को कुछ बेचा, या फिर ये जो नॉन रेजिडेंट है हो सकता है ये एसेट जो कैपिटल एसेट इसके पास इंडिया में था ये किसी दूसरे रेजिडेंट को बेचते, एक इंडियन कंपनी को बेचते. कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि आप केवल नॉन रेजिडेंट को ही बेचेंगे. इन दोनों ही केसेस में अगर कोई कैपिटल गेन होता है, वाई? बिकॉज दिस कैपिटल एसेट इज सिचुएटेड इन इंडिया. दिस लाइन वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड अबव इट इज आउटसाइड इंडिया, बिलो इट इज इंडिया. राइट अगर होता है कैपिटल गेन वो सेक्शन 45 में इंडिया में टैक्सेबल होगा. लेट अस लुक एट एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस. मिस्टर महेश ट्रांसफर्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया on March 31, 2017, but received the sale consideration of property on April 20, 2017. In which year would the capital gains tax liability arise? Transfer कब किया? 31st March 2017 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 2016-17. पैसा कब मिला? April 20, 2017 यानी 17-18. कैपिटल गेन्स लाइबिलिटी किस साल में आएगी? इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस. विच ईयर डिड द ट्रांसफर टुक प्लेस? फाइनेंशियल ईयर 16-17. Therefore, capital gains will be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place, which is 16-17 and not 17-18. Now, what is the meaning of capital asset? सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि जो जिसका ट्रांसफ़र हुआ है वो कैपिटल एसेट होना चाहिए. अगर बिजनेस एसेट है तो ऑब्वियसली वो कैपिटल गेन्स में कवर नहीं होगा, वो पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा. तो कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन. अगर कोई प्रॉपर्टी है जो एसएससी होल्ड करता है, एसएससी हमारे केस में कौन है?
non-resident. If there is a property which is owned by the non-resident, whether or not it is connected with his business or profession doesn't matter. But if it is a property, and what is the meaning of property, that we will see a little later, of any kind, that will be treated as a capital asset. Any securities held by a foreign portfolio investors which has invested in such securities in accordance with the SEBI regulations. पहले एक चीज होती थी foreign institutional investors और FIIs. Now they have been reclassified as foreign portfolio investors, right? अगर ये इंडिया में SEBI regulations के हिसाब से किसी भी सिक्योरिटी में इशू करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी कैन बी शेयर्स, debentures, you have to see the definition under the SEBI regulations. If they invest in shares or debentures of an Indian company, even that will be treated as a capital asset. मतलब अगर वो इसको ट्रांसफर करते हैं तो जो गेन्स होंगे वो टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. तो प्रॉपर्टी हो या इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई हो, ये दोनों कैपिटल एसेट में इंक्लूड होते हैं. चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है. So capital asset mean property of any kind or securities held by FPIs. Property of any kind held by an SSE is a capital asset when it does not fall in negative lists of capital asset. अब इन्होंने बोला कि भाई property of any kind will be a capital asset, यानी कोई भी हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, वो कैपिटल एसेट हो जाएगी. बट देयर इज ए नेगेटिव लिस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन कार्व्ड आउट है कि ये सब कैपिटल एसेट जो है हम इनको कैपिटल गेन्स के लिए कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं करेंगे. वो लिस्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. बट जनरली प्रॉपर्टी इंक्लूड्स व्हाट? मूवेबल एसेट्स. मूवेबल एसेट्स क्या हुए? टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर. इमूवेबल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग. इंटेंजिबल एसेट्स ब्रांड, ट्रेडमार्क. इनकॉर्पोरियल राइट्स, ये एक तरह से वो राइट होते हैं जैसे कॉपीराइट हो गया, ये अपने आप में एक राइट है, राइट? इनको इनकॉर्पोरियल राइट्स बोलते हैं. इट इज मोर रिलेटेड टू सम इंटेंजिबल बेनिफिट्स, बट दिस इज व्हाट दीज इनकॉर्पोरियल राइट्स मीन्स. तो प्रॉपर्टी में कोई भी मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल या इनकॉर्पोरियल राइट्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं. प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स, अब मूवेबल, इमूवेबल तो एक चीज़ है, उसके अलावा प्रॉपर्टी में और क्या क्या इंक्लूडेड है? एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी. अगर एक नॉन रेजिडेंट है, उसमें उसका कोई भी राइट है इंडियन कंपनी में या इंडियन कंपनी से रिलेटेड, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी राइट व्हाट्सोएवर. मान लीजिए इस नॉन रेजिडेंट के पास 51% शेयर्स थे इंडियन कंपनी के, इसके वजह से इसके पास मैनेजमेंट राइट था. नॉन रेजिडेंट ने क्या किया? ये जो मैनेजमेंट राइट था ये ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को. शेयर होल्डिंग उसकी कंटिन्यू करती रही, केवल ये राइट इसने ट्रांसफर किया नॉन रेजिडेंट को और इसके बदले में $10 million ले लिए. In this case, even this right will be considered as a property, which means when you transfer this right, there will be a capital gain to the non-resident and it will be chargeable to tax in India. Let us look at an example for this. Emerging Equity Fund was registered as a foreign portfolio investor and made profit on sale of certain shares in Indian company during previous year 17-18. FPI wants to show such profit as business income instead of capital gains. Whether the stand of FPI is correct. Now, shares are included within the definition of securities. Emerging Equity Fund is a foreign portfolio investor. अभी अगर आपको ध्यान हो, हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कैपिटल एसेट में securities held by FPI are also considered as a capital asset, which means that these shares are capital asset. Once these are capital assets, then any gain arising from them will be chargeable to tax as capital gains and not business income.
And this is what I think our answer should be. Securities held by FPI are included in the definition of capital assets. Income arising on their transfer would be capital gains subject to treaty benefits. मतलब एक्ट में तो ये टैक्सेबल हो गया, अगर ट्रीटी में एग्जेम्प्ट है कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ emerging equity fund, the non-resident, then there will be zero tax. But अगर treaty में कोई benefit नहीं है, then the capital gain will be chargeable to tax in India. List of assets which are not considered as capital assets under section 214. So there is a negative list of assets which are not considered as capital assets for the purpose of capital gains, which is stock in trade. Stock in trade obviously is a business asset. इसके ट्रांसफर पे जो भी प्रॉफिट होगा वो बिजनेस प्रॉफिट टैक्स होता है. पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट क्या हुआ, इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो एक तरह से पर्सनल यूज़ के लिए होती हैं कुछ लोगों के लिए. वो पर्सनल इफेक्ट्स जो हैं उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम कैपिटल एसेट. रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, वो लैंड जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्वालिफाई करता है वो कैपिटल एसेट क्वालिफाई नहीं करता. मतलब अगर आप रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करते हैं और उस पर आपको कोई गेन्स होते हैं, दे विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन. स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं इनको भी एक्सक्लूड किया है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से. ऑल्दो अ लार्ज पार्ट ऑफ देम आर नॉट रेलेवेंट राइट नाउ, बट स्टिल दे आर नॉट इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट. We will just look at each one of them independently to understand what is included and what is excluded.